हेलो फ्रेंड्स, डिजन आईएएस के 6 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट चाइना टू पुश फॉर बिल्डिंग पोलर सिल्क रोड इन आर्कटिक ओशियन। अब ये पोलर सिल्क रोड क्या है, इससे पहले जानने से आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्कटिक ओशियन विच वाज वंस कवर्ड बाय आइस अब धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहा है। अब चूंकि ये आर्कटिक ओशियन मेल्ट हो रहा है तो इससे फायदा किसे मिलेगा? पहले नंबर रशिया को मिलेगा, क्योंकि रशिया आराम से ट्रेड रूट यहां से गुजार सकता है। और जो दूसरा फायदा मिल सकता है वो चाइना को भी मिलेगा, और इसी फायदे का इस्तेमाल कर आप समझ सकते हो पोलर सिल्क रोड चाइना लेट डाउन करेगा सो दैट एक नया सी रूट डेवलप किया जा सके। आप देख सकते हो यहाँ मैप में कि ये आपका चाइना है, और ये जो प्रपोज्ड पोलर सिल्क रोड है ये आप देख सकते हो पूरा आर्कटिक ओशियन को कवर करेगा, और कवर करके पूरा यूरोप तक ये कनेक्ट करेगा। और ये तभी संभव हो सकेगा जब ये आर्कटिक सी या आर्कटिक रीजन मेल्ट करेंगे। तो यही बातें न्यूज में आई थी, तो हमें इसे डिस्कस करना है। तो ये जो चाइना इस पोलर सिल्क रोड को तैयार करने की बात कर रही है, इट विल इंटीग्रेट इट विथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इससे चाइना को क्या लाभ होंगे? तो डेफिनेटली ये जो पोलर सिल्क रोड है, इट विल ओपन अप ब्लू इकोनॉमिक पैसेज व्हिच विल लिंक चाइना एंड यूरोप वाया आर्कटिक ओशियन। अभी तक कैसे चाइना और यूरोप लिंक है, तो ये आपका देख सकते हो एशिया पैसिफिक, फिर इंडो एशियन, फिर आपका ये जो आपका रेड सी है, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी है, उसके बाद आपका यूरोप की कनेक्टिविटी चाइना को मिल पाती है। लेकिन इसकी मदद से डायरेक्ट ये आर्कटिक ओशियन रीजन के सहारे यूरोप से कनेक्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली ये अल्टरनेटिव रूट कह सकते हो कि चाइना को प्राप्त होगा, और डेफिनेटली इट विल वीव है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इन द आर्कटिक। और चाइना को जो अन्य बेनिफिट मिल सकते हैं आप देख सकते हो, अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है आर्कटिक रीजन जो है ह्यूज पोटेंशियल रखता है और नेचुरल गैस एंड ऑयल रिजर्व्स का। अब बस चैलेंज एक ही है कि कब ये कितनी जल्द मेल्ट होगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं ये चाइना और रशिया को मिलेगा। एलोंग विद दैट ये जो यूरोप के सर्टेन रीजन में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, इसका भी एसेसिबिलिटी चाइना इस रूट के सहारे अपने रीजन में मंगवा सकता है। तो बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक रीजन की। तो द फर्स्ट वन इज अबाउट क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो रियलिटी बन चुकी है। आर्कटिक रीजन की अगर हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली इट कैन इंप्रूव रेस्पॉन्स मैकेनिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, बिकॉज ऑल द क्लाइमेट फेनोमेना जो हो रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आर्कटिक रीजन की स्टडी की जाती है और कुछ पता लगाया जाता है तो डेफिनेटली उसका एक प्रकार से लिंक अप किया जा सकेगा अनदर ग्लोबल वेदर इवेंट से। अलोंग विथ इकोनॉमिक पर्पज से भी ये सिग्निफिकेंट है। कैसे? तो मैंने आपको बताया एज पर द एस्टिमेट, आप देख सकते हो रीजन होल्ड्स एन एस्टिमेटेड 22% ऑफ द अर्थ ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज। और जो अन्य सिग्निफिकेंस है जियोपॉलिटिकल, तो जियोपॉलिटिकल इसलिए बिकॉज आप आर्कटिक रीजन को थोड़ा सा देखो बढ़िया से। एक तरफ आपका अमेरिका कनेक्टेड है, यूरोप कनेक्टेड है, एशिया, ये आपका एशिया रीजन हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, इस साइड जो है आपका अमेरिका रीजन हो गया। तो ये तीन बड़े और पावरफुल कंटिनेंट को ये जोड़ता है। तो डेफिनेटली इट ऑफर्स शॉर्ट ट्रेड ट्रांजिट रूट along with न्यू फिशिंग ग्राउंड्स एंड सी रूट्स डेवलप होंगे। जब आर्कटिक की मेल्टिंग होगी तो डेफिनेटली कैन इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग। और हाल ही में आपको पता है इंडिया ने, और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी रिलीज की थी फॉर एक्सपेंडिंग साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन आर्कटिक रीजन। और जब हम बात करते हैं आर्कटिक रीजन की तो सिंपली समझो कि इट इज द रीजन above the Arctic Circle। above the Arctic Circle टेक्निकली कहना रॉन्ग होगा, बिकॉज हम कह सकते हैं कि आर्कटिक रीजन इज दैट रीजन विच लाइज नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। above the Arctic Circle तो कहीं ऑल्टीट्यूडिनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल कहना ठीक रहेगा। तो आर्कटिक रीजन रिफर्स टू रीजन नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 66 डिग्री एंड 34 मिनट नॉर्थ, विच इंक्लूड्स आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल एट इट्स सेंटर। तो ये आप देख सकते हो, ये है आपका नॉर्थ पोल सेंटर में। और आप हमें बताइए आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन से सदस्य देश आते हैं, और आर्कटिक काउंसिल में क्या भारत सदस्य है या नहीं है, और आर्कटिक काउंसिल के कुछ
फंक्शंस आप हमें बताइए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें बताइए। क्या आर्कटिक काउंसिल मिनरल एक्सप्लोरेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है या नहीं करता है, या फिर क्या पर्पस है आर्कटिक काउंसिल के बनाने का, ये आप हमें जरूर बताइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है पोलर सिल्क रोड जो चाइना तैयार कर रहा है वो कहाँ पर है, आर्कटिक ओशियन में है, ये याद रखना है बस। बाकी तो आर्कटिक रीजन के बारे में आपको पता होने चाहिए कि कौन सा लाइन, कौन से इमेजिनरी लाइन सेग्रीगेट करते हैं आर्कटिक रीजन को, और मैंने आपको बताया आर्कटिक काउंसिल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तो इसे आप जरूर याद रखें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट यूज ऑयल इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, सऊदी टेल्स इंडिया आफ्टर प्लान्स फॉर इंक्रीज सप्लाई। तो आपको ही पता है ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है या फिर जो पेट्रोल ऑयल के प्राइसेस है काफी ज्यादा आसमान छू रहे हैं, और बेसिकली इसके कारण तो मेजरली दो हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है कि सप्लाई कम हो जाए, ग्लोबल सप्लाई जो ऑयल की है वो कम हो जाए, या फिर टैक्स जो ऑयल पर लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो बढ़ा दी जाए। तो गवर्नमेंट ने टैक्स तो नहीं बढ़ाया, लेकिन सप्लाई जो है वो रेस्ट्रिक्ट करी गई है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा। दैट्स व्हाई ये प्राइसेस आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो भारत ने रिक्वेस्ट किया था, प्लान किया था कि सप्लाई बढ़ाई जाए, लेकिन सऊदी ने साफ साफ कह दिया है कि यूज ऑयल इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपने रखे। तो वही बात है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक, हमें इसके बारे में जानना है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ओपेक एंड इट्स एलाइज आल्सो नोन एज ओपेक प्लस, ऑल देम हैज एग्रीड कि हमें क्रूड ऑयल सप्लाई भाई साहब नहीं बढ़ाने। कब तक नहीं बढ़ाने, तब तक नहीं बढ़ाने जब तक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी ना हो जाए, अच्छे से स्टेब्लिश ना हो जाए, अच्छे से ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर नहीं हो जाए। लेकिन इंडिया ने, आपको ही पता है, प्लान या फिर रिक्वेस्ट कह सकते हो, या फिर अपनी बातें रखी थी इन ओपेक मेंबर्स के सामने कि भाई साहब आप प्रोडक्शन कंट्रोल को ईज करो, सप्लाई को बढ़ाओ, क्योंकि इस प्रोडक्शन कट के कारण कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इंडिया को साफ साफ दिशा निर्देश दे दिया गया है कि भाई साहब हम तो सप्लाई नहीं बढ़ाने वाले, आपको अगर प्राइस कम करनी है आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज करो सो दैट इजी प्राइस हो सके। और अगर हम बात करें प्रेजेंट स्टेटस की, तो इंडिया की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है 474 डेज तक, यानी कि अगर लेट से कि हमने ऑयल इंपोर्ट कराना बंद कर दिया आज से, तो कम से कम मतलब मैक्सिमम 74 डेज तक ही ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में रखे गए ऑयल है वो यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद तो हमें जरूरत पड़ेगी ऑयल को इंप्लीमेंट करवाना, अदरवाइज हमें कुछ दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। तो ये जो रिजर्व्स की बात की गई है, इसमें 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो भारत पेट्रोल्स को, इंपोर्टेड पेट्रोल्स को या डीजल्स को या क्रूड ऑयल को रखते हैं यहाँ पर। स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि लेट से कभी दिक्कतें आ गई इंटरनेशनल मार्केट सप्लाई में, तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व कम से कम टेम्पोररी पीरियड के लिए सप्लाई को मेंटेन करके रखे। और ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये विशाखापट्टनम विच इज इन आंध्र प्रदेश, मैंगलोर, पैदूर इन कर्नाटका यहाँ पर लोकेटेड है। ये आपको रटने हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है, मैच द फॉलोइंग आपको पूछा जा सकता है। बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होंगी अगर ऑयल प्राइसेस में सर्ज आती है, बढ़ोतरी आती है, तो इम्पैक्ट तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। इसमें से आपको कुछ चुनकर लिखना है मेन से, तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है और अप्रोक्स 85% ऑफ देयर ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट किए जाते हैं, है ना। एंड लोकल रिटेल रेट्स जो है लोकल रिटेल रेट जो होंगे वो बेंचमार्क किए जाते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से, यानी कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होंगी तो डेफिनेटली इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगी। इसका लाइव एग्जांपल आप पेट्रोल पंप पर देखते हो। इसी को कहते हैं द रेट्स आर बेंचमार्क टू इंटरनेशनल प्राइसेस, और एज पर आरबीआई every $10 per barrel increase in crude prices leads to additional $12.5 billion current account deficit। ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल मीन्स पॉइंट के ऑफ व्यू से लिख सकते हो अगर आप क्रूड ऑयल के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं या फिर एनर्जी क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो मतलब एवरी $10 पर बैरल इंक्रीज अगर होता है क्रूड प्राइसेस में, तो इसके कारण एडिशनल $12.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, काफी बड़ी अमाउंट। इट इज ऑल बिकॉज
85% we import the oil needs एंड measures टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल इम्पोर्ट। तो कैसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये चैलेंज आए तो इसको सॉल्यूशन तो करना ही होगा। तो देयर इज ए ONGC विदेश, ये कंपनी है, आपको भी पता है, और दिस कंपनी इन्वॉल्व इन प्रोस्पेक्टिंग फॉर ऑयल एंड गैस एक्रेजेज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ONGC का एक इंडिया में तो ब्रांच है ही, ये विदेशों में भी ऑपरेट होती हैं और ये ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन करने का प्रयास करती हैं। अगर ये सफल रहते हैं, अगर ये अच्छे अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली भारत को प्राइस कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इट ओन्स पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इन 37 oil and gas asset in 17 countries. That's why I am saying सो इंडिया एम्स टू इंक्रीज शेयर ऑफ गैस एनर्जी बास्केट। भारत वैसे तो प्रोत्साहन कर रहा है गैस एनर्जी के जो बास्केट है उसे बढ़ाया जाए फ्रॉम प्रेजेंट 6% टू 15% बाय 2030, लेकिन ये काफी ज्यादा लंबा समय है। फिर भी हाँ, हमें इस तरफ तो मूव करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको भी पता है कि गैस के भी मामले में भारत इम्पोर्टर ज्यादा है ना, तो यहाँ पर भी उसको इस प्रकार की परेशानियां भविष्य में आ सकती है। Along with it also explores the ways to diversify its import supply। और भी 4-5 कारण आप समझा सकते हो, क्या मेजर्स लिए जाए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ माइंड मैप के जरिए। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल हो गए, फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन टैक्सेस हो गए, फॉर एग्जांपल मतलब रिडक्शन नहीं, टैक्सेस बढ़ा तो दिए जाएंगे, ये तो एक कारण है, बट हाँ रिन्यूएबल सोर्सेस हो गए और भी बहुत सारे सोर्सेस, न्यूक्लियर एनर्जी के तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि भारत काफी कम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और भी 3-4 कारण आप हमें बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको ओपेक के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक 4-5 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। हाँ, मेंबर्स के बारे में 2-3 मेंबर तो पता हो और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी से पता होनी चाहिए। और बेसिकली ओपेक प्लस में प्लस कौन सी कंट्री है ये जरूर जानने की जरूरत होती है। सो लेट्स मूव। हाँ, ये याद रखना है, इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर, क्योंकि इसमें आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं, आप देखते भी होंगे। एलोंग विथ आपको क्या याद रखने हैं, और बस हाँ इतने ही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इट इज अबाउट DRDO टेस्ट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। तो ये जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली इट विल इनेबल DRDO की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल भविष्य में डेवलप कर सके। और प्रेजेंट स्टेटस देखें तो ऐसी टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन SDFDR बेसिकली अवेलेबल हैं, तो बट ओनली टू ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अगर हम बात करें रेमजेट की, तो रेमजेट इज ए फॉर्म ऑफ एयर ब्रेथनिंग जेट इंजन। एयर ब्रेथनिंग जेट इंजन का मतलब है कि जब ये जो इंजन है जब फायर की जाएंगे एयर में, तो इसको ऑक्सीजन अगर लेना है तो ये एटमॉस्फेयर से कैप्चर करेगी, है ना। तो आप देख सकते हो रेमजेट इज ए फॉर्म ऑफ एयर ब्रेथनिंग जेट इंजन दैट यूजेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेदर देन इंक्लूडिंग एन ऑक्सीडाइजर। तो इसमें हमें ऑक्सीडाइजर डालने की जरूरत नहीं थी, हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से प्राप्त हो जाती है इस जेट इंजन को टू बर्न फ्यूल एज ए पार्ट ऑफ सॉलिड मोटर, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के बिना तो फ्यूल नहीं ही बर्न करती है ना। Along with it uses vehicles forward motion to compress incoming air for combustion। तो ये आपके रिसर्च एंड डिपार्टमेंट का आप देख सकते हो, इतने अच्छे से डायग्राम है। तो ये जो कंबसन चेम्बर है, हाई प्रेशर रहता है यहाँ पर, और यहाँ है आपका इग्निटर, और यहाँ पर कंप्रेशर है, यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होते हैं, और फिर नोजल है ये। और बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाएगा ये तो पता ही नहीं चल रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी वैसे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ रेमजेट टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में ये क्लियर हो कि एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है, इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है रेदर देन इंक्लूडिंग एन ऑक्सीडाइजर टू बर्न फ्यूल एज ए पार्ट ऑफ सॉलिड मोटर। एंड इन करेंट लॉन्च व्हीकल नियरली 70% ऑफ द प्रोपेलेट यानी कि फ्यूल ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजर, यानी कि इनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैप्चर करने की क्षमता नहीं होती है, जो हमारे 70% ऑफ द प्रोपेलेंट जो हम यूज करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं रेमजेट पावर्ड मिसाइल अगर भारत ने डेवलप कर ली तो इट विल प्रोवाइड ग्रेटर रेंज एंड हायर एवरेज स्पीड कंपेयर टू मिसाइल पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट। और रेमजेट टेक्नोलॉजी की बात तो वैसे मैंने की थी, आप देख सकते हो रेमजेट टेक्नोलॉजी
efficient at supersonic speed. Supersonic मतलब समझते हो, which is higher than the speed of the sound. और आप समझ सकते हो रेमजेट टेक्नोलॉजी पर अगर कोई मिसाइल वर्क करती है तो 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड से ये जेट इंजन ऑपरेट हो सकती है, लेकिन देयर परफॉर्मेंस ड्रॉप्स जब व्हीकल हिट्स हाइपरसोनिक स्पीड। और जब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि स्पीड ग्रेटर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि एक तो सुपरसोनिक हो गया जो स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर होती है 3 टाइम्स अप्रोक्स से, लेकिन हाइपरसोनिक की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरसोनिक का मतलब है आप देख सकते हैं स्पीड ग्रेटर देन 5 टाइम्स द व्हीकल ऑफ साउंड। इसमें आपका मैच 5 है, तो मैच 5 यानी कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और यहाँ मैच 3 है यानी कि 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। लेकिन सुपरसोनिक का मतलब आपको याद रखना है द स्पीड विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। और ये जो आपका स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट है, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन, क्योंकि यहाँ पर और ये जो आपके इंजन है ऑपरेट करते हैं हाइपरसोनिक स्पीड पर भी और सुपरसोनिक स्पीड पर भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले रैमजेट है फिर स्क्रैमजेट है। स्क्रैमजेट जो है वो बेसिकली एडवांस वर्जन कह सकते हो रैमजेट की, और ये हाइपरसोनिक स्पीड पर भी ऑपरेट करती है अच्छे तरीके से, सुपरसोनिक स्पीड पर भी अच्छे से ऑपरेट करती है। लेकिन ये जो रैमजेट है वो आप देख सकते हो हाइपरसोनिक स्पीड पर उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है रैमजेट टेक्नोलॉजी वाले जेट इंजन का। और जब हम बात करते हैं ड्यूल मोड रैमजेट, तो यहाँ पर रैमजेट ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्क्रैमजेट over the Mach 4 to 8 range, which means it can efficiently operate both in subsonic, which is less than the speed of the sound, and supersonic, which is more than the speed of the sound combustion modes। तो ये बात है ड्यूल मोड रैमजेट का मतलब आप समझ रहे हो कि सबसोनिक एज वेल एज सुपरसोनिक में वर्क कर सकती है अच्छे से, और स्क्रैमजेट जो है वो एडवांस वर्जन है रैमजेट से, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए यस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये आपके लिए रैमजेट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ ले रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या कहती है। ये डायग्राम इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रैमजेट, स्क्रैमजेट और ड्यूल मोड रैमजेट के बीच में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। तो क्या न्यूज रही है, सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर इन ओडिशा कंटेन, यानी कि काबू पा ली गई है। तो न्यूज क्या रही थी, तो हाल ही में फॉरेस्ट फायर देखने को मिला था फैब में, सिमलीपाल में, और अल्टीमेटली इट हैज बीन ब्राउट अंडर कंट्रोल। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर की, तो डेफिनेटली अभी गर्मी की सीजन आ रही है, तो फिर हीट जो जनरेट हो रही है लैंड मासेस से बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, तो इसके कारण फॉरेस्ट फायर्स लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अभी का आप सीजन समझ सकते हो, काफी ज्यादा ड्राई सीजन होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बनती है फॉरेस्ट फायर को काउज करवाने में। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट फायर पोजेज ए थ्रेट टू द फॉरेस्ट वेल्थ, क्योंकि वेल्थ की तो नुकसान हो जाती है, गाछ वृक्ष जल जाते हैं, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो डेफिनेटली लॉस है, थ्रेट है फॉरेस्ट वेल्थ के लिए, बट ऑल्सो टू द एंटायर रिजीम ऑफ फौना एंड फ्लोरा, सीरियसली डिस्टर्बिंग बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट ऑफ ए रीजन। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, तो 54.40% ऑफ फॉरेस्ट भारत में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपोज्ड रहते ही रहते हैं ओकेजनल फायर्स के चंगुल में, और 7.49% मॉडरेटली फ्रीक्वेंट फायर्स, और 2.405 टू हाई इंसिडेंस लेवल। तो आप ये याद रख सकते हो। तो बात करते हैं काउजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर की, तो 2 प्रकार में बांट सकते हो, एक तो मैन मेड काउजेज है, एक तो आपका नेचुरल काउजेज है। मैन मेड काउजेज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड थ्रू एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यस ये वन ऑफ द कारण बन सकती है फॉरेस्ट फायर की, अलॉन्ग विथ बर्निंग वीडीज, सिगरेट स्टब्स और अदर्स इनफ्लेमेबल मटेरियल्स इन द फॉरेस्ट, ये भी चिंगारी की तरह काम करती है, और डेफिनेटली ये जो है आपको फॉरेस्ट फायर को इनिशिएट करवाने में कंट्रीब्यूट करती है, अलॉन्ग विद रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे कैंप फायर्स, बोन फायर्स हो गए, ये सब है। नेचुरल काउजेज में आपका फायर हो सकते हैं ड्राई वेदर कंडीशन, अभी ड्राई वेदर कंडीशन ही चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो डेफिनेटली ये इंसिडेंट्स देखने को मिल सकती है, अलॉन्ग विथ हीट वेव्स, स्पार्क्स इंड्यूस्ड बाय रॉक फॉल, तो रॉक फॉल्स होती है उसके कारण चिंगारी आ गई तो भी जनरेट हो सकती है, अलॉन्ग विथ स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ड्राई फ्यूल ड्यू टू सॉ डस्ट एंड
लीव्स, ये सब भी कुछ बातें होती है। अब बात करते हैं कि क्या मेजर्स टेक किए जाते हैं। तो देयर इज ए नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। देयर वाज आल्सो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, ये 2017 में लॉन्च की गई थी फॉर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटी। बात करते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि सिमलीपाल इज ऑल्सो यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व, और ये लोकेटेड है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट डेफिनेटली। और ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है ना। और बेसिकली ड्राइव्स इस नेम फ्रॉम शिमुल यानी कि सिल्क कॉटन ट्री, और ये यूनेस्को के क्रिटिकल बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में आती हैं। और लार्जेस्ट जोन ऑफ साल इन ऑल ऑफ इंडिया, साल आपको ही पता है ये आपका जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं उसका एक ट्री की वैरायटी है साल। सो लार्जेस्ट जोन ऑफ साल आपको सिमलीपाल में ही मिल जाएंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। सो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बेसिकली ये काउजेज के बारे में थोड़ा बहुत आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो एंडेमिक होंगे यहाँ के, ये पता जरूर होना चाहिए, उसके IUCN स्टेटस। तो इतना आप कर लो, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज OCI कार्ड होल्डर्स रिक्वायर प्रायर परमिशन फॉर रिसर्च एंड जर्नलिज्म, यानी OCI कार्ड होल्डर्स अगर आप हो भी और अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, जर्नलिज्म करना चाहते हो, तो आपको परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, तभी आप ये सब एक्टिविटीज कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ राइट्स जो OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय कर सकते हैं। और OCIs हैव बीन पुशिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑन पार विद इंडियन सिटीजन, क्योंकि इनको बेसिक वैसे आपको पता होना चाहिए कि OCI इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं, NRI इंडियन सिटीजन होते हैं, ये आपको पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं OCI की यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की, तो हु कैन होल्ड दिस OCI कार्ड? तो ए पर्सन रजिस्टर्ड एज OCI कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में OCR कार्ड होल्डर की रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई है। और एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो ए फॉरेन नेशनल यानी कि ये सिटीजन्स, आपको ही पता है ये OCI सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स नहीं होते, तो कोई फॉरेन नेशनल ही होंगे जो OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन कौन? तो ए फॉरेन नेशनल हु वाज एलिजिबल टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जैन 1950, तो वो एलिजिबल होंगे। या फिर इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन, या फिर स्पाउस ऑफ foreign origin of citizen of India or spouse of foreign origin of overseas citizen of India card holder with certain condition, जैसे citizens of Pakistan, बांग्लादेश और अदर कंट्री नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर OCI कार्ड होल्डिंग। आपको तो बस इतना याद रखना है OCI और NRI के बीच में डिफरेंस, कि OCI जो होते हैं वो नॉन सिटीजन्स होते हैं, NRI जो होते हैं सिटीजन्स होते हैं। और NRI के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और ये याद रखिए कि OCI कार्ड होल्डर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दिया जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होती है। और ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर कंट्रीज जो नोटिफाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो एलिजिबल नहीं होंगे, इतने पता होने चाहिए। बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट बेनिफिट्स वन इज इंटाइटल्ड, हाँ ये याद रखना है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टाइम वीजा, यानी कि एक ही बार लंबा वीजा मिल गया और बार बार वो आ जा सकते हैं फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज, एलॉन्ग विद एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, ये बेनिफिट्स आपको याद रखने। और क्या पैरिटी है NRI के साथ OCI की, यानी कि जो NRI लाभ उठाएंगे वो क्या लाभ OCI उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड में, एक्सेप्ट इन एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। याद रखना OCI को एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज के एक्विजिशन के अधिकार नहीं है। वैसे भी इनको अधिकार कैसे होंगे जब ये सिटीजन्स है ही नहीं। तो एलोंग विद इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन, तो ये तो है, इसमें पैरिटी है। परसुइंग प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, नर्सेस हो, फार्मासिस्ट हो, एडवोकेट्स हो, CA जो, यहाँ पर भी पैरिटी है। एलोंग विद अपीयर फॉर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और सच अदर टेस्ट, तो यहाँ पर भी आप पैरिटी है। ये सब आपको याद रखने हैं। पैरिटी विद इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर एयरलाइन, पैरिटी फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल एंड एंट्री फीस, अगर नेशनल पार्क में जाते हो, विल्ड लाइफ सेंचुरीज में, या फिर नेशनल मॉन्यूमेंट विजिट करते हो, हिस्टोरिकल साइट, म्यूजियम, यहाँ पर भी पैरिटी इन फीस है, ये आप समझ सकते हो। और बेसिकली
रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओसीआई कार्ड होल्डर्स क्या है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। फॉर एग्जांपल स्पेशल परमिशन रिक्वायर होते हैं टू अंडरटेक रिसर्च वर्क, इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट इन एनी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, फॉरेन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में है वहां पर अगर वर्क करना चाहते हैं तो देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशल परमिशन, along with not entitled to undertake missionary, mountaineering, journalism and tabligh activities without prior permission, along with required प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, अगर आप कोई प्लेस विजिट करते हैं विच कम्स अंडर प्रोटेक्टेड एरिया और रेस्ट्रिक्टेड एरिया, along with entitled to वोट तो नहीं मिलेंगे, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करेंगे, along with not entitled for appointment to public services and post in connection with affairs of यूनियन और स्टेट। तो डेफिनेटली ये प्रीलिम्स के लिए एलिजिबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बेनिफिट जो इनको मिलते हैं और जो बेनिफिट इनको नहीं मिलते हैं ये थोड़ा याद होने चाहिए, और इतने पॉइंट्स आप अगर कवर कर दिए तो ओसीआई का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ये याद रखना। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, इट इज अबाउट पेंच टाइगर रिजर्व। तो बेसिकली पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका सियोनी एंड छिंदवाड़ा में लोकेटेड है, और सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, तो सीधा याद रखना है आपको पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और बेसिकली ये पेंच टाइगर रिजर्व शेयर्स बाउंड्री विथ महाराष्ट्र, और इसके दो डिवीजन भी है। पहली बात तो प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और दूसरा मोगली पेंच सेंचुरी है ना, ये दो डिवीजन है। और जो रिवर पेंच है ये डिवाइड करते हैं इस पेंच टाइगर रिजर्व को इनटू टू इक्वल हाफ, एक तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में। और ये जो प्लेस है पेंच, इसको मेंशन भी किया गया है द जंगल बुक में बाय रुडयार्ड किपलिंग। और फ्लोरा आपको याद रखने हैं कुछ, जैसे महुआ, व्हाइट कुलू यहाँ पर मिलते हैं, सलाई ये याद रखने, सजा, बिजुश्याल, धौरा, आमलता ये याद रखो है ना, महुआ, व्हाइट कुलू, सलाई, सजा, विजयशल, धौरा, आमलता। और जो फौना है आप देख सकते हो शेर खां यानी कि बंगाल टाइगर, चीतल, जंगल कैट, वॉल्फ, इंडियन लेपर्ड, गौर, क्रो, फिजेंट, इंडियन रॉलर, रेड वेंटेड बुलबुल, तो ये आप याद रख सकते हो। लेट्स मूव टू द अदर, इट इज अबाउट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो बेसिकली क्या कंटेक्स्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिव्यू मीटिंग चेयर किया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में तो ये सबसे पहली बात याद रखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और सेंट्रल फंडिंग कैसे किस रेशियो में है, तो देख सकते हो 60:40, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट की कंट्रीब्यूशन अनिवार्य होगी। तो सेंट्रल फंडिंग जनरल कैटेगरी के लिए 60:40 है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 90:10 है, और यूटीज के लिए तो 100% कंप्लीटली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये डिवीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और इट इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड आउटकम डिपेंडेंट। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ रुषा इंक्लूड क्या क्या होते हैं, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय कन्वर्जन ऑफ कॉलेज इन ए क्लस्टर, वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन सेलेक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ये सब कुछ है। बात करते हैं नेक्स्ट इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट की। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर वेलकम स्वीडन डिसीजन टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हमें तो बात जाननी है सोलर अलायंस के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो विच वर्क्स टू क्रिएट ए ग्लोबल मार्केट सिस्टम टू टैप द बेनिफिट ऑफ सोलर पावर एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन। और ये भी याद रखो जो लीडर्स हैं वो नोटेड है, leaders also noted the growing membership of India Sweden joint initiative, that is leadership group on industry transition LEADIT, ये याद रखना है। इंडिया स्वीडन ज्वाइंट इनिशिएटिव कौन सा है आपका, लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन LEADIT। और अगर हम बात करें लीड IT के बारे में तो इट गेदर्स countries and companies that are committed to reaching net zero carbon emission from industry by 2050, और इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग 2019 यूएन क्लाइमेट समिट इन न्यूयॉर्क। तो तभी इंडिया स्वीडन ज्वाइंट इनिशिएटिव LEADIT इनिशिएटिव लाया गया था। आपको तो ये याद रखना है लीड IT इनिशिएटिव किसका है, तो इंडिया स्वीडन ज्वाइंट इनिशिएटिव है। और बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ये 2 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए। और क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान इसे लॉन्च किया गया था, ये भी पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज अबाउट एल सल्वाडोर सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो मलेरिया एलिमिनेशन का सर्टिफिकेशन WHO के द्वारा ग्रांट किया जाता है, और वो तब
मिलेगा जब कंट्री ने प्रूव कर रखा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि चेन ऑफ इंडिजीनियस ट्रांसमिशन वो इंटरप्ट हो गई है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया है और अब ये चेन बेसिकली स्प्लिट नहीं करेंगी फॉर एटलीस्ट द प्रीवियस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और ग्लोबल लेवल पर टोटल 38 कंट्रीज और टेरिटरीज इस माइलस्टोन को रिसीव कर लिया है। और एल सल्वाडोर की बात करें तो ये फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और एल सल्वाडोर का लोकेशन आपको जरूर मैप में ढूंढना है और कौन से लोकेशन में है, बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। द नेक्स्ट इज 5 टूज रिवॉल्यूशन। तो जब हम बात करते हैं 5 टूज रिवॉल्यूशन तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कह सकते हो अगेंस्ट द मिलिट्री कूप इन म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में आपको ही पता है मिलिट्री कूप चल रही है, काफी अत्याचार हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और जनता भी हार मानने को तैयार नहीं। जनता भी कंधे से कंधे मिलाकर बेसिकली इस कूप के साथ मुकाबला कर रही है। तो आप देख सकते हो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द मिलिट्री ग्रुप इन म्यांमार है, यही है आपका 5 टू रिवॉल्यूशन। और 5 टूज रिवॉल्यूशन इज ए रेफरेंस टू द डेट, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यही है आपका 5 टूज रेफरेंस टू द डेट 22/2/2021 ऑन विच एक्टिविस्ट हैज कॉल्ड फॉर मास डेमोन्स्ट्रेशंस इन म्यांमार। तो ये बात है। तो होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आई होगी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज थी और डेफिनेटली आपको मदद आएगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।